तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, तो कह रहा है टॉप, पहले तो टावर ही बना लीजिए आप, टावर का टॉप ये हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। मतलब कि यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है और टॉप ऑफ टावर पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इट मीन्स कि जो अब एंगल ऑफ साइट होगा वो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप जाएगा, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ देखोगे आप तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल क्लियर हो गया। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये क्या है? फुट है, इससे ये 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये भी गिवन है। अब आपको क्या बोला गया है? हाइट ऑफ द टावर यू हैव टू फाइंड दिस वन। हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, लेट हाइट ऑफ अ टावर बी h मीटर। हम मान लेते हैं h मीटर उसकी हाइट है, राइट है। उसके बाद सीधा सा फंडा आपको दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर वो पॉइंट है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन ग्राउंड एंड फुट ऑफ टावर, ये गिवन है, इज इक्वल टू कितना है? 30 मीटर। करेक्ट फिगर आपको जरूर बनाना है, बिकॉज जब फिगर बन जाएगा तो उसमें क्या होता है कि जब टीचर्स के पास चेकिंग के लिए कॉपी जाती हैं या कोई भी आपका सोल्यूशन देख रहा है तो उसको क्लैरिटी होती है कि बच्चे ने फिगर बना दिया है, तो इट मीन्स कि उसको समझ में आती हैं चीज़ें सारी। अब आपके पास देखिए क्लियरली यहाँ पर क्लियर हो गया पिक्चर। एंगल ऑफ एलिवेशन और डाल देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है आपका 30 डिग्री। मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और बेस गिवन है, तो इट मीन्स मुझे tan का अप्रोच लेना पड़ेगा, tan, क्योंकि tan के पास ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब tan 30 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/√3। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है क्योंकि वही हाइट है आपकी, हाइट ऑफ द टावर। बेस आपको गिवन है दैट इज 30, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाता है? जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये h√3 इज इक्वल टू 30, तो h कितना आ गया आपका? 30 डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए 30 ये हो गया √3 इंटू √3, तो आ गए 30√3/3, क्योंकि √3 और √3 3 होता है। मैंने आपको बताया है कि रूट में कभी भी आंसर नहीं देना है, डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको ट्राई टू अवॉइड, उसको हटाने की कोशिश जरूर करें। तो आ गए 10√3 मीटर। तो इस तरह से आपके पास हाइट आ गई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सिर्फ बेस गिवन था और आपको हाइट निकालनी थी, एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बात आती है कि एक काइट है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। देखिए जब भी अब काइट की हाइट की बात है, सपोज ये काइट है आपके पास, उसकी हाइट दे रखी है, तो इट मीन्स वो जो काइट है वो परपेंडिकुलर हाइट, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही लेनी है। काइट किस हाइट पर है? 60 मीटर की हाइट पर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। मतलब यहाँ से एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है और वहाँ से उसको टाइटली अटैच किया हुआ है और ग्राउंड पर उसको बांधा हुआ है, राइट। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग मतलब ये क्या है आपकी? ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है वो बनता है 60 डिग्री, ये भी गिवन है। आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है। एज्यूम यही किया गया है, देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब है कि किसी भी तरह का कर्व फॉर्म नहीं बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल थ्रेड जो बना हुआ है बिल्कुल सीधी है, वो मान के चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा, फिर अगेन हम बात करते हैं, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, इस बार क्या निकालना है आपको? हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आप लिख ही दीजिए, हमें साइन 60 लगाना पड़ेगा इस केस में। सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट दी लेंथ ऑफ
द स्ट्रिंग बी एल मीटर, ठीक है, एल मीटर मान लिया। हाइट ऑफ काइट उसको h मान लेते हैं और वो दे रखा है 60 मीटर, करेक्ट। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है वो, जिसको हम थीटा बोल लेते हैं जनरली, तो वो है हमारा, वो भी 60 डिग्री है। अब इस केस में क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तो इट मीन्स आपको साइन 60 के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 60 ही आपको वो करेक्ट रिलेशन बदेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड परपेंडिकुलर आपके लिए यहाँ पर 60 काम करेगा, हाइपोटेन्यूज आपके लिए एल है इस केस में, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3/2 होती है। एंड क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको ये 120 देगा। सो एल की वैल्यू कितना हो जाता है आपका √3, और मैंने आपको बताया रूट में कभी भी आंसर डिनोमिनेटर में नहीं देना है, डिनोमिनेटर में रूट आते ही आपको उसको रैशनलाइज करना है। तो 120 √3, और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 3 मिलता है, और ये मिलेगा आपको 40 √3 मीटर आंसर। तो आप लास्ट में बिल्कुल लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, राइट। सो क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपका फिगर बनाना ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आपने क्वेश्चन को रीड किया, आपने वो फिगर जनरेट किया, उसके बाद समझ लीजिए जब आप फिगर बनाते हैं तो आपके दिमाग में फिगर बनाते हुए बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्या गिवन है, क्या निकालना है, उसके बेसिस पर ही आपकी समझ लीजिए 50% काम तो आपने फिगर में ही कर लिया, क्योंकि फिगर में नहीं बता दिया कि आपको करना क्या है। आपके परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला ही रेशियो लेना पड़ेगा, तो वो साइन आता है, तो साइन 60 लगाया और आपके पास सीधा आंसर आ गया। तो क्वेश्चंस में बड़ा सिंप्लिसिटी है, सिर्फ आपको समझना है, उस स्टोरी को पिक्चर में कन्वर्ट करना है, फिर पिक्चर का एक्सप्लेनेशन यहाँ देना है, राइट। सो ये एक बड़ा ये एल्गोरिदम है जो बड़ा सिंपल सा है, बट उस सिंप्लिसिटी को आपको सिंपल बनाना है, सिंपल तो नहीं कह सकते कि सिंपल होगा, उस स्टोरी को बनाना है और उसकी पिक्चर को दिमाग में भी बनाना है, ताकि आप उसको अपने नोटबुक में भी उसको रिफ्लेक्ट कर पाओ। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आता है, उसमें कहता है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, करेक्ट है, कि सपोज मेरी हाइट ही है 1.5 मीटर और वो स्टैंडिंग कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखिए दो केस बनते हैं, सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग है आपके पास और खुद उसकी अपनी हाइट भी है, करेक्ट। थोड़ी हाइट में ज़्यादा लेकर ही चल रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे वो पिक्चर कैसे चल रहा है। इस बच्चे की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, करेक्ट। इसको A B नाम दे देते हैं, ये आपका CD है, ये बिल्डिंग है, ध्यान रखेंगे, और ये वो बॉय है, ये बॉय की हाइट है कि बॉय इतनी हाइट का है। अब बॉय ने क्या किया, अब वो क्या करता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब वो बच्चा जब इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है, टॉप को एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब नीचे से ऊपर ही देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो रहा है, क्या कैसे डिक्रीज हो रहा है कि 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इसका मतलब है कि जब वो यहाँ पर है तो ये एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, 30 डिग्री। अब बॉय ने क्या किया, बिल्डिंग की तरफ इंक्रीज किया, बढ़ना, हाइट तो वही रहने वाली है ऑब्वियसली, हाइट में कभी चेंज नहीं आता। तो अब उसने फिर इस पोजीशन पर खड़ा होकर देखा एक और बार, ये मैं एक नई पोजीशन बता देता हूँ, A', B'। बॉय है, फिर अब वो यहाँ पर आ गया, कितना वॉक किया हमें नहीं पता फिलहाल अभी, सिर्फ हमें पता है उसने वॉक किया। वो किस तरह से किया कि जो एंगल ऑफ नाउ एलिवेशन है वो अब 60 डिग्री हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास में जाएंगे वैसे वैसे एंगल बड़ा होता चला जाएगा। देखिए जब आप बिल्डिंग पर हैं सपोज़, और मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस बिल्डिंग को यहाँ से इसके टॉप को देख रहा हूँ, करेक्ट। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, फिर मैंने टॉप को देखा, फिर थोड़ा और पास में आया, फिर टॉप को देखा, तो इस वजह से इससे क्या होगा कि ये जो एंगल है ये धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होता चला जाता है, राइट। अब जैसे ये इंक्रीज़ होगा उस केस में क्या होगा, आपको ये देखना है कि कितना मूव किया उस बच्चे ने,
कितना मूवमेंट की वजह से ये जो एंगल है ये 30 से 60 डिग्री हो गया, आपको यही फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब आपके पास बिल्डिंग की हाइट गिवन है, आपके पास उस बॉय की हाइट गिवन है। अब देखिए इस केस में करना क्या है, सबसे पहले आपका काम क्या है कि क्या आप, अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करता हूँ, देखिए मैंने इस लाइन को थोड़ा डार्क कर दिया, ये टोटल हाइट थी बिल्डिंग की, कितना है ये 30 मीटर। लेकिन अगर मैं इस बॉय की हाइट देखता हूँ तो बॉय की हाइट, अगर मैं इस लाइन को पैरेलल ही मान के चलूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होगी, तो ये वाली हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1.5 मीटर ही होगी। लेकिन मुझे एक्चुअली में क्या करना है, मुझे तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, अगर मैं इसमें बात करना चाहता हूँ कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे ट्राइंगल पर ही अप्रोच करनी पड़ेगी। तो मुझे सिर्फ ये हाइट चाहिए स्टूडेंट्स। अब कौन सी हाइट चाहिए, इतना हाइट जितना मैंने मार्क किया। अब ये हाइट ये कंप्लीटली तो 30 थी, अब मुझे सिर्फ ये चाहिए, जिसको मैं CE बोल देता हूँ। चलिए CE में से को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 माइनस 1.5, तो ये आ गया मेरे लिए 28.5 मीटर। करेक्ट। अब जैसे ये 28.5 मीटर आ गया, मेरे लिए नीचे का पार्ट पूरी तरह से बेकार हो गया, नीचे वाला कोई यूज़ का नहीं है मेरे लिए अब, क्योंकि मुझे यूज़ आएगा बाद में आएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये ट्राइंगल को यूज़ करने वाला हूँ, ACE ट्राइंगल को, उसमें से मैं ये वाली हाइट निकालूंगा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस निकालूंगा और फिर माइनस करूँगा। करेक्ट। अब देखिए समझते हैं इस बात को थोड़ा और, इस फिगर को देखते हैं, इसमें 2 ट्राइंगल क्रिएट होते हैं। कौन कौन से 2 ट्राइंगल है, एक तो बनता है आपका CAE, करेक्ट। एंड दूसरा ट्राइंगल क्या आता है, CA डैश एंड E। ये वाला जो है ये 30 डिग्री बना रहा है, हाइट दोनों केसेस में सेम है, 28.5, करेक्ट। अब इसमें क्या बेनिफिट है कि मैं पहले ये डिस्टेंस निकालता हूँ और फिर ये डिस्टेंस निकालूंगा, और बाद में मैं वही दोनों डिस्टेंस यहाँ पर रख दूंगा। सबसे पहला टारगेट मेरा यही है कि मैं क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ AE बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस केस में भी ये 60 डिग्री है। अब देखिए इस केस में क्या आता है, लेट मैं इसको x मान लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये फिगर अगर आप बनाएंगे तो आपके पास फिर यहाँ लिखने का काम बहुत कम हो जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लेने वाले हैं, CAE, मैंने CAE ट्राइंगल लिया। क्या मिलता है मुझे, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो इसका मतलब है मुझे 10 के साथ जाना पड़ेगा। तो कितना आ जाता है 28.5 अपॉन AE, करेक्ट। 10 30 कितना होता है 1/√3। तो ये आ गया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, AE एंड 28.5√3, इतने मीटर आपको ये डिस्टेंस हो गया AE। अब आ जाते हैं इस वाले में, इन ट्राइंगल ACE। अगर मैं ACE ट्राइंगल की बात करता हूँ, A डैश CE, सॉरी A डैश है ये, ओके। इसमें भी आपका 10 नहीं लगेगा, 10 60, 28.5 आपको सेम ही चलेगा, और A डैश E की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो ये मिलता है मुझे √3, 28.5 और A डैश E। अब मैं A डैश E को जब निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करते हैं, 28.5 ये मुझे यहाँ पर आ जाएगा, और √3 मैं नीचे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या मिलता है मुझे 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, 3 9 27 एंड 3, ये आ गया 9.5 √3 मीटर। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 28.5 √3, ये है 9.5 √3। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है 28.5 √3 है या नहीं है, क्योंकि AE और AE BD भी होगा, और A डैश E कितना है अपना, ये है 5 √3, तो इट मीन्स सॉरी 9.5 √3, करेक्ट। अब आपको क्या निकालना है, आपने तो उस बच्चे ने कितना वॉक किया है, उस बच्चे ने तो इतना ही वॉक किया है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक ही तो आया, तभी तो वो 60 का हुआ। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय
बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है बी बी डैश, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी बी डैश। बी बी डैश की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ए ई माइनस ए डैश ई। अब ए ई आपके पास है 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब जैसे ही आप माइनस करेंगे 0 9 19√3, 0.0 हटा भी देंगे तो भी चल जाएगा, मीटर। यही आपका आंसर आ जाता है। तो इट मीन्स इस केस में क्या किया हमने कि 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई किया और समझने की कोशिश यही थी कि क्योंकि नीचे का जो पार्ट था वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं था, हमने क्या किया है उस ट्राइंगल्स में ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया और उसके बेसिस पर अपने रिजल्ट को फाइंड किया। ये इस क्वेश्चन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, राइट। सो स्टूडेंट, आई थिंक आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। देखिए सिंपल सा है, उन्होंने पहले ही बता दिया कि एक ग्राउंड है और यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं ये रहा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। एक ट्रांसमिशन टावर है ये मान लेते हैं, उसका जो टॉप है और उसका जो बॉटम है, एंड ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखिए 2 चीज़ें आती हैं कि ट्रांसमिशन टावर ज़मीन से कनेक्ट नहीं है, इस केस में पता लग रहा है क्लियरली कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोज़ ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग का पार्ट हो गया आपका, राइट। मैं थोड़ा डार्क बना देता हूँ उस बिल्डिंग वाले पार्ट को, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, वो मैंने सिंगल लाइन से बना दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांसमिशन टावर के लिए है और ये आपका बिल्डिंग के लिए बात कर रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ग्राउंड का, सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ से वो देख रहा है, ठीक है, और उसके बेसिस पर क्या स्टेटस निकल कर आ रहा है, अब यहाँ से इस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, ये देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट पर अगर ये बिल्डिंग का टॉप है तो इस टावर का ये बॉटम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए बॉटम ऑफ टावर, टावर का तो ये बॉटम ही माना जाएगा, और ये टावर का टॉप है, और बिल्डिंग के लिए ये टॉप है और ये बॉटम है। लेकिन हम बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हम इसको नहीं देखेंगे, हमारा काम से टावर से रिलेटेड है, क्योंकि वो जो पॉइंट से जो हम देख रहे हैं उसको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहे हैं वो उसके बॉटम और टॉप को दे रहे हैं। तो वो कह रहा है इसके जो बॉटम है ये और इसका जो टॉप है ये, इसके एलिवेशन दिया गया और ये एंगल दिखाया गया है कि ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। देखिए 2 ट्राइंगल बन रहे हैं अगेन, और फिर बात हो रही है कि आपको हाइट निकालनी है, और बिल्डिंग का जो हाइट है वो गिवन है स्टूडेंट्स। बिल्डिंग का हाइट है ये, इतना पार्ट है बिल्डिंग का जो 20 मीटर है, और हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो मैं क्या करता हूँ, हाइट ऑफ द टावर को मान लेता हूँ h, कि ये h है, करेक्ट। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इसके नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं लिख लेता हूँ लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एंड हाइट ऑफ, पहले वो भी लिख लेते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं बी सी डी, नीचे वाला छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। अब ये देखिए ये हाइट गिवन है, सबसे पहले मैं बेस निकालने की ट्राई करूँगा। क्यों बेस निकालूंगा वो आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। आप समझ लीजिए बेस निकालना है मुझे सबसे पहले। 1045 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रही है BC, और बेस क्या हो जाएगा CD। 45 की वैल्यू होती है 1, और BC कितना है अपना, BC है 20 एंड CD इज इक्वल टू 20 मीटर। देखिए अब मुझे ये भी पता लग गया कि ये भी 20 मीटर होगा, मतलब वो जो ग्राउंड पॉइंट है वो फुट ऑफ द बिल्डिंग से 20 मीटर के डिस्टेंस पर है, करेक्ट। ये हमारा एक पॉइंट आता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, अगर मैं इन ट्राइंगल ACD ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल
ACD। अब इन ट्राइंगल ACD का मतलब है कि मुझे पूरा कंप्लीट ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन अपना 60 रखना पड़ेगा इस केस में, तो 60 डिग्री हो जाएगा। फिर मुझे हाइट भी पूरी लेनी पड़ेगी AC, एंड बेस मेरे लिए CD ही काम करेगा, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। AC मेरी हाइट मुझे गिवन नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि AC हाइट 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई है। एक तो ये टावर की हाइट से ब्रेक होती है और एक ये बिल्डिंग की हाइट से ब्रेक होती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं H+20 लिख देता हूँ, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ AC विल बी H+20। CD मुझे नहीं पता, सॉरी CD इज 20, एंड 20 इधर आ जाएगा आपका 20√3, और ये हो जाता है H+20। अब मैं क्या करूँगा, 20√3 माइनस 20 इधर ले जाते हैं, H निकल के आ गया। देखिए 20 आप कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1। आप चाहें तो आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप √3 की वैल्यू पुट करी जाए 1.732 और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरह से देखिए हाइट ऑफ द टावर निकला। बेस मैंने फर्स्ट ट्राइंगल से क्यों निकाला, क्योंकि मुझे सेकंड ट्राइंगल के लिए रिक्वायरमेंट बन रही थी। क्योंकि सेकंड ट्राइंगल में कैसे निकालेंगे, क्योंकि सेकंड ट्राइंगल में हमें चाहिए ही चाहिए वो, राइट। क्योंकि बेस क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल से बेस निकाला जाए और दूसरे ट्राइंगल में उसकी वैल्यू यूज़ कर ली जाए। तो ये इस क्वेश्चन की खासियत थी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज टाइप ऑफ सम्स डेफिनेटली कम्स इन एग्जाम्स। बहुत आते हैं इस तरह के कम, जहाँ पर दो दो एंगल ऑफ एलिवेशंस देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी 8 कह रहा हूँ मैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पर ही आते हैं। 8 में बात होती है, वो भी एक स्टैचू वाला ही है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये भी, राइट। एक और ये वाला भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी स्टूडेंट्स बिल्कुल ये 7th जैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हम बात कर रहे हैं कि स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या है, सपोज पेडिस्टल की हाइट ये है, पेडिस्टल कोई भी पाथ है और उसकी हाइट ये है, हम मान के चल रहे हैं कि ये पेडिस्टल है अपना AB, और यहाँ पर एक स्टैचू रखी हुई है, ये रही वो स्टैचू। स्टैचू को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये स्टैचू है हमारी, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, P रख देते हैं, चलिए ओके। अब यहाँ पर ये स्टैचू का जो हाइट है ये 1.6 मीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। फिर सेकंड जो केस आता है उसमें क्या बात हो रही है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। अब यहाँ पर देखिए ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो ये लाइन तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके होते हैं क्योंकि ट्राइंगल बनाना होता है। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्राउंड पर जो ये पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, ये देखिए टॉप ऑफ स्टैचू कहाँ आएगा, ये आएगा। ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, करेक्ट। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब ये पेडिस्टल का टॉप तो यही माना जाएगा, जो बॉटम ऑफ स्टैचू है वो पेडिस्टल का टॉप है, क्योंकि इतना पार्ट पेडिस्टल है। पेडिस्टल का बॉटम ये, टॉप ये, स्टैचू का टॉप ये, बॉटम ये। तो आप समझिएगा उस बात को कि बॉटम किसके लिए बात कर रहे हैं और टॉप किसके लिए बात कर रहे हैं। तो अभी जो बात हो रही है वो कह रहा है टॉप ऑफ पेडिस्टल, तो टॉप ऑफ पेडिस्टल को देख रहा है। उसको ये दूसरी भाषा में भी बोल सकता था, उसको ये भी बोल सकता था क्या, कि ये बॉटम ऑफ स्टैचू भी बोल सकता था। तो यहाँ पर दोनों बातें समझने वाली हैं, यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाली बात है। ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है, बिल्कुल सेम एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमारे बिल्कुल 7th क्वेश्चन जैसे ही हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। देखिए उल्टा कर दिया क्वेश्चन को उसने। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये हाइट गिवन था और आपको स्टैचू की हाइट निकालनी थी एक तरह से। अब इस केस में क्या हो गया कि ये हाइट निकालनी है और ये गिवन है। बड़ा सिंपल सा बात है, आप कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आप ये मान के चलें, ये ABC मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल में ही लगाएं। लेट, पहले मैं लिख देता हूँ, लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल बी H मीटर, ठीक है, एंड हाइट ऑफ स्टैच्यू इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और ये हमने फिगर में दिखा दिया, तो नो नीड टू राइट। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ मैं, छोटा ही ट्राइंगल लेऊंगा मैं पहले, सबसे पहले
ABC ट्राइंगल लेते हैं। ABC ट्राइंगल में आपको दिख रहा है बेस और परपेंडिकुलर ही हमें लेना है, क्योंकि बेस दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम बेस को ले रहे हैं बार बार। तो tan 45 मैं फिर अप्लाई करूंगा यहाँ पर। tan 45 बन जाएगा AB अपॉन BC। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। AB हमें नहीं पता स्टूडेंट्स, हमें एक्चुअली में देखा जाए तो AB की वैल्यू मैं H ही लेके चल रहा हूँ, और हमें BC भी नहीं पता, तो BC इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC भी H आ गया, करेक्ट। तो इसका मतलब है ये भी H मीटर हो गई हमारे लिए। तो बेस भी हमारा जो डिस्टेंस है वो हाइट के इक्वल हो गई। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है जो 45 डिग्री एंगल होता है वो हमेशा बेस और हाइट को इक्वल करता है। कहीं पर भी आपको 45 डिग्री मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आपका जो हाइट होगा और जो बेस होगा वो हमेशा इक्वल होंगे, विदाउट हेजिटेशन। वहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर आते हैं इन ट्राइंगल PBC। मैंने ट्राइंगल PBC ले लिया। ट्राइंगल PBC में अगर बात करते हैं तो मैं tan 60 डिग्री पर बात करूँगा, क्योंकि मैं कंप्लीट एंगल की बात करूँगा अब, तो मुझे कंप्लीट ही हाइट लेनी पड़ेगी PB अपॉन BC, करेक्ट। अब tan 60 क्या है आपका? √3 है। PB कितना है? PB को आपको टोटल हाइट तो हमें पता ही नहीं है एक्चुअली में, तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने 1.6 एंड H। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 1.6 प्लस H, ताकि मुझे पूरी हाइट मिल जाए। और ये मेरे लिए H ही है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी निकाला है BC की वैल्यू क्या है? H है, तो मैंने BC की वैल्यू यहाँ पर H ही पुट किया। उससे क्या बेनिफिट आया कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन पार्ट रह गया, वो है H, तो वही हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, √3H 1.6 प्लस H। अब आप क्या करना है, आपको H आप इधर लेके जाइए 1.6, H कॉमन लीजिए -1 और 1.6, और H की वैल्यू आ जाती है 1.6 अपॉन √3 -1। अब देखिए यहाँ पर आपको 9th क्लास का आपको अपना चैप्टर याद आ गया होगा जिसका नाम था रैशनलाइजेशन। जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए और ये आपका बाइनोमियल बन गया तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, अगर मुझे रूट नीचे से हटाना होता था तो, राइट। तो यहाँ पर आते हैं, ये हो गया दिस वन, और a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनती है a² माइनस b² 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ से मुझे मिलता है 3, क्योंकि मैं किसी भी रूट का स्क्वायर करूँगा तो वो नंबर रहता है, रूट पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। अब ये मुझे मिलता है स्टूडेंट्स यहाँ से 2, ठीक है, और मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ 1.6 √3 प्लस 1 एंड अपॉन 2। देखिए ये आ गया। अब 2 से ये इजीली कैंसिल हो जाएगा, 0.8 आ गया। अब मैं यहाँ पे 0.8 और ये √3 प्लस 1, बस आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप 1.732 √3 की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी सिर्फ आपको उल्टा करना था कि क्या गिवन था और क्या निकालना है, अकॉर्डिंगली आपको वो अपने ट्राइंगल्स में अप्लाई करना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12. 4 questions we will discuss there. Till then, keep practicing these questions. These questions are very, very important. Thank you so much for watching this video.